नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 मार्च तक ब्रेक पर है। राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 खास लेक्चर देने के लिए ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इस बीच उनके खिलाफ वायनाड में तलवारें खिंच चुकी हैं। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि अमेठी और रायबरेली की तरह वायनाड में भी राहुल पर तलवार लटक रही है। केरल में सत्ता पर काबिज एलडीएफ ने तो सीपीआई नेता एनी राजा को वायनाड से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इधर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से 2 राज्यों में पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो कैसे कांग्रेस की सरकार आ गई संकट में, कैसे वायनाड में फंस गए राहुल, आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी विदेश पर और यहाँ खेल करने की वो तैयारी विदेश में कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के साथ खेला, देखिए, ये तो होना ही था। जिस तरीके से राहुल गांधी एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पिरेटर के साथ कॉन्स्पिरेटर, यानी कि उनके पार्टी के नेता जो हैं ये भी समझने लगे हैं कि राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है, गंभीरता अंदर से नहीं है। जिस नेता के पास गंभीरता हो और उसे पता हो कि 2-2 राज्य में जहां पर उनकी सरकारें हैं और वहां पर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं अतिरिक्त, जैसे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया और हर्ष महाजन को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, जो पहले कांग्रेस के नेता थे। वहां पर पिछले 10 दिनों से चल रहा है कि कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों को लाकर खड़ा कर देती है और इसके कारण वहां के विधायक नाराज हैं। यहां तक कि जो सीएम सुक्खू हैं, उनके करीबी नेता भी नाराज हैं। वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस का वो नेता यहां से राज्यसभा जाए जो कि राहुल गांधी का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी चुनाव तो अपनी जगह है, उसमें अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर ले। कर्नाटक में भी वही हाल है। कर्नाटक में उनकी सरकार और वहां पर जेडीएस ने एक प्रत्याशी उतार दिया भारतीय जनता पार्टी से समर्थन करके कि एक एक्स्ट्रा प्रत्याशी अजय माकन को हराने के लिए। जो स्थितियां पैदा हुई उसमें एक संगठित नेतृत्व की जरूरत होती है और जब संगठित नेतृत्व की जरूरत है तो उस समय नेता को सामने होना चाहिए कि जो संगठन को कंट्रोल कर सके, जो बता सके कि अच्छे बुरे हर समय में हम तुम्हारे साथ हैं। जो व्यक्ति को यही पता नहीं चलता कि ऐसे समय में हमें होना कहां चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ तो विधायक सांसद सारे लोग जाएंगे। जैसे गौड़ा चली गई, झारखंड में एकमात्र सांसद, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये कांग्रेस की स्थिति है और राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता जो है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब तुम पार्टी को ही संगठित नहीं रख पाते, अपने लोगों को जोड़ नहीं पाते, पुराने तुम्हारे साथी जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे उसको नाराज कर रहे हो, अपने परिवार के दोस्तों को दुश्मन बना रहे हो, तो ऐसे में तुम्हारा साथ कौन देगा। जैसे बात करें पिछले दिनों जितने कांग्रेस को छोड़कर गए नेता और जो यूथ लीडर बताए जाते रहे हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये हमेशा 2004 से 14 तक जो देखेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में सिंधिया और राहुल गांधी आसपास की सीट पर बैठे होते थे और यह माना जाता था उनके अभी सबसे करीबी नेताओं में है। जिस तरह से राजीव गांधी और उनके बीच, उनके पिता माधवराव सिंधिया के बीच अच्छे संबंध थे, सोनिया गांधी से अच्छे संबंध थे, वैसे ही राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अच्छे संबंध है, अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों युवा नेता है, अच्छी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए। ये राहुल के लिए बहुत बड़ा एक तरह से धक्का कहा जा सकता है कि जो अपने लोगों को, नजदीकी लोगों को अपने साथ नहीं रख पाता। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के, जितिन प्रसाद सब यूथ लीडर, मिलिंद देवड़ा सब यूथ लीडर। ये कहा जाए तो सचिन पायलट भी मजबूरी में कांग्रेस में है। सचिन पायलट ने बगावत की, अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं मिली, इतने विधायकों का समर्थन पिछली बार नहीं था, 18 ही विधायक साथ में थे, सरकार नहीं गिरा पाते, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा भाव नहीं दिया, इसलिए वो वापस आ गए। वो मौका देख रहे हैं कि कब हमारे पास वो ताकत आए जो दूसरी पार्टी में जाके भी, यानी भारतीय जनता पार्टी में भी अगर जाएं तो वहां पर भी सम्मान तभी मिलेगा जब आपके अंदर कुव्वत हो,
जब आपकी औकात कांग्रेस में ही कमजोर हो गई है तो दूसरे आपको क्यों भाव देगा? तो यह स्थिति राहुल गांधी की है। और ऐसे समय में जबकि एक तरफ राज्यसभा चुनाव, दूसरे तरफ सहयोगी गठबंधन पार्टियां वो भी नेगोशिएशन में लगी हुई है, तीसरे तरफ पार्टी के अंदर जैसे फैसल अहमद पटेल का बेटा, ये फैजल पटेल ने क्या कहा कि भाई हम इन केन प्रकारेण भरूच से चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे खानदान के इज्जत का सवाल है। जहां पर हमारे पिता ने इतने सालों तक राजनीति की, जहां से वो दिल्ली तक का सफर पूरा किए, पॉलिटिकल एडवाइजर बने सोनिया गांधी का, वो हमारा बैसन है, क्षेत्र है। और उस क्षेत्र को हम किसी दूसरे पार्टी, किसी दूसरे नेता और दूसरे पार्टी में अंतर होता है। दूसरे नेता यानी कांग्रेस का कोई और उम्मीदवार हो जाए तो यह संभावना तो बनी रहती है कि चलो आज न कल हम भी वहां पर उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन आप पूरे क्षेत्र को ही किसी दूसरे पार्टी को समर्पित कर रहे हो। आम आदमी पार्टी तुम्हारा दोस्त है। पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, गुजरात में विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कम से कम 28 से 32 सीटों के बीच का नुकसान करवाया। अपना सबसे ऐतिहासिक पराजय गुजरात में कांग्रेस ने झेली है और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने झेली। वो तुम्हारा हित ऐसी नहीं हो सकता, ये कांग्रेस के लीडर जानते हैं। लोकसभा चुनाव है, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के साथ उस क्षेत्र का इंटरेस्ट तो देखो। जो तुम्हारा गढ़ है वहां पर तुम किसी दूसरे को समर्पित कर दोगे, पूरा संगठन तुम्हारा क्या करेगा? तो वहां पर तो अब आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा भी तो फैजल पटेल वहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव छोड़ देगा, वो घोषणा कर चुका है हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम अपना विरासत छोड़ नहीं सकते। उसी तरीके से भावनगर में तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष है शक्ति सिंह गोहिल, कैसे वो चाहेगा कि वहां पर इंडी अलायंस ही सही भारतीय जनता पार्टी को ही हराने वाला आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो। शक्ति सिंह गोहिल किस आधार पर आम आदमी पार्टी को वो सीट दे दे? जिस भावनगर से वो छात्र जीवन से लेकर अब तक की राजनीति शुरू किया है, वो नहीं छोड़ सकता। उसी तरीके से जिस तरीके से वामपंथी पार्टियों ने किया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्यों वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ एनी रजा को खड़ा किया? एनी रजा कौन है? ये कोई छोटे मोटे नेता को अगर खड़ा कर दे तो कहे कि आंतरिक समझौता हो गया है। एनी रजा को खड़ा किया, डी रजा की वाइफ, मतलब सीपीआई के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। अब जो पार्टी प्रमुख की वाइफ है और वो भी एक्टिव है, केरल की महिला मोर्चा के प्रधान है, उस पार्टी लीडर को खड़ा किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। कैसे खड़ा किया गया? राहुल गांधी के साथ तो सीपीआई, सीपीएम, इन पार्टियों का गठबंधन है पश्चिम बंगाल में होने के लिए। दूसरे राज्यों में ये इंडी अलायंस का हिस्सा है, केरल में नहीं है। लेकिन इतना सामंजस्य तो होना चाहिए कि पार्टी के सबसे बड़े लीडर, जिसके लिए दूसरा क्षेत्र अब बचा ही नहीं है, अमेठी से हार कर गया। राहुल गांधी को अगर अमेठी में जीत की संभावना ही रहती, या पिछले बार अमेठी से ही अकेले चुनाव लड़ते और हार जाते, तो फिर वायनाड जाने की जरूरत नहीं होती। इस बार भी उनको डर तो है कि अमेठी से लड़ेंगे, हार जाएंगे। हो सकता है रायबरेली सीट उनके लिए अनुकूल हो क्योंकि सोनिया गांधी वहां पर जीतती रही है। लेकिन वहां भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी कंफर्म नहीं हो सकते। वायनाड में इसलिए कंफर्म क्योंकि वहां पर 50% प्लस मुस्लिम है, 53% मुस्लिम, और वो राहुल गांधी को तो एक तरफा वोट दे ही सकता है। और उसके अलावा कांग्रेस के और बेस है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से बेसहीन है, आधारहीन है। तो वहां कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो और वोट दिलवा देते हैं तो वहां सीट कंफर्म होता है। लेकिन जब एक कम्युनिस्ट पार्टी का इतना बड़ा नेता वहां पर राहुल गांधी को चैलेंज करेगी तो वोट तो बटेंगे। राहुल गांधी के लिए आसान होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक दो रैली करके राहुल गांधी वहां निकल जाएं और सीट निकाल लें। उसके लिए केंद्रित होना पड़ेगा। ये तो कम्युनिस्टों ने खेल कर दिया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल की यात्रा के दौरान किया कि राहुल गांधी से तो कम्युनिस्टों ने वायनाड छीन लिया। ये छीनना ही है, क्योंकि जिस तरीके से 1-to-1 मार्किंग होता है पॉलिटिक्स में भी,
एक तरीका होता है कि कोई बड़ा नेता हो, जिस तरीके से अगर हॉकी के खेल होता है, फुटबॉल का खेल होता है, तो जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहता है फॉरवर्ड, उसके साथ एक एक खिलाड़ी लगा दिया जाता है कि इसको मत छोड़ो, इसको उलझाए रखो कि दूसरा बेहतर गोल ना कर सके। और इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी होता है, बड़े नेता को घेर लो, ऐसे घेरो कि वो अपने क्षेत्र में हार की संभावना देखे, वहां पर ज्यादा समय बिताए, दूसरी जगह वो समय ही नहीं दे पाएगा। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार वाली एनसीपी, ये दोनों ने शरद पवार के साथ किया है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले बारामती से चुनाव जीतती है और वो उनका एक तरह से पारिवारिक सीट माना जाता है, गढ़ है। और वहां पर अजीत पवार ने कहा मेरी पत्नी सुनेत्रा पवार खड़ा होगी या फिर पार्थ पवार जो मेरा बेटा है खड़ा होगा। अब ऐसे में सुप्रिया सूले को डर पैदा हो गया जी, और शरद पवार को डर इस बात का है कि मेरी बेटी हार गई तो उसकी राजनीतिक कैरियर तो स्टॉप, जिसके लिए हमने पूरी पार्टी में विद्रोह करवाया, जिसके लिए शरद पवार ने सारी नौटंकी की कि सुप्रिया सूले को किसी तरह पार्टी के कमान सौंप दी जाए, अजीत पवार सेकंड लीड के नेता रहे, उसके लिए रिजिग्नेशन का ड्रामा किया, फिर मान मनोवल के बाद फिर से अध्यक्ष बन गए, पॉलिटिकली रिटायर होने की बात किए, फिर से एक्टिव हो गए, और उसके बावजूद अब वो घिरे हुए हैं, वहीं पारिवारिक झगड़ा वहां चल रहा है। तो राहुल गांधी के लिए तो ये बड़ा चैलेंज होगा कि अनी रजा वहां पर खड़ी हैं और उनके सामने राहुल गांधी उम्मीदवार बनेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ, इतने बड़े बड़े दिग्गज जैसे अरविंद केजरीवाल चला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने कि मीडिया का कवरेज हमें मिले। अरविंद केजरीवाल तो पूरा समय वही दे दिया, लेकिन दिल्ली में वो प्रचार नहीं किया। दिल्ली के कई नेता जो उस समय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनका कहना था अरविंद केजरीवाल हमारा स्टार प्रचारक और वो बनारस में जाकर घूम रहा है, दिल्ली में अगर होता तो कुछ फायदा हमें हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फायदा नहीं दिया उन नेताओं को जो 7 सीटों पर यहां चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उनके लिए प्रचार नहीं कर पाया क्योंकि वो देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उम्मीदवार थे उस समय पीएम के, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बात यहां राहुल गांधी की एक के बाद एक परेशानियों का है, और वो परेशानियां पैदा हुई है अक्षमता के कारण। ये जो क्षमता कम है, सोच नहीं पाते। आजकल पूरे कम्युनिस्टों की टीम है राहुल गांधी के साथ, वो भी ये समझा नहीं पा रहा है सीपीआई वाले को, सीपीएम वाले को कि कम से कम राहुल गांधी को बख्श दो। अगर वहां पर सामंजस्य नहीं है, जैसे अखिलेश यादव चुनावों में करते हैं, उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में ऐसे भी प्रत्याशी नहीं घोषित करता कि चलो भाई वहां पर सोनिया गांधी है या राहुल गांधी है, उसको छोड़ देते हैं, वहां पर हम समर्थन कर देंगे, 2 सीट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। उसी तरीके से 20 सीट अगर वहां पर केरल में है, राहुल गांधी की एक सीट है, अगर डायरेक्ट तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर गठबंधन हो जाए, क्योंकि 2 ही गठबंधन है वहां, एलडीएफ और यूडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और फिर डेमोक्रेटिक फ्रंट जो यूडीएफ है कांग्रेस के नियंत्रण में। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बन जाता। कांग्रेस कहती कि चलो तुम्हारे किसी बड़ा नेता अनी राजा ही है, उसको दूसरे सीट से लड़ाओ, हम वहां पर एक कमजोर प्रत्याशी दे देंगे। ये भी कहते कि हमारे खिलाफ एक कमजोर प्रत्याशी दे दो। ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जैसे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स में होती है, होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब अपने क्षेत्र बचा नहीं पाएंगे राहुल गांधी, तो देश की राजनीति क्या कर पाए। बिल्कुल, और इंडिया अलायंस की भी जो हकीकत है वो बार बार सामने आ रही है। बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल गांधी चौतरफा घिर चुके हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी विदेश में हैं और इधर देश में कांग्रेस के पैर उखड़ चुके हैं। यानी फिलहाल 3 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें से हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से फिसलता दिख रहा है। कांग्रेस की हालत को देखकर तो यही कहेंगे, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।